आर्यन, निवेश की तलाश, अनुयायियों की तलाश। बॉस 100 आर्केड कॉइन दे दीजिए। शरदपुरा मार्केट की हल्की हल्की चहल पहल के बीच महेश गेम जोन का मालिक बॉस महेश, जो अभी कुछ देर पहले 5-6 साल की रोती हुई बच्ची को टेडी पकड़ने की कोशिश करते देखकर मुस्कुराता हुआ बैठा था, ये आवाज सुनते ही तन गया। उसने सिर उठाया तो काउंटर की ओर दुबला पतला लेकिन आकर्षक चेहरा लिए पढ़ाकू सी शालीनता वाली चाल से चलता हुआ आर्यन सिंह आ रहा था। बॉस महेश के चेहरे पर तुरंत मानो किसी ने दुख का रंग फेर दिया। नहीं है आज कॉइन एक्सचेंज, उसने झुंझला कर कहा। आप एक ही दुकान को कितना बचाएंगे? कभी सामने वाले खुशबू गेम सेंटर में भी चला जाया करूं। अगली बार वहीं चले जाना, आर्यन ने ईमानदारी से कहा। अगली बार वहीं जाऊंगा। ठीक है। मजबूरी में पैसे लेकर बॉस महेश ने 100 आर्केड कॉइन से भरी प्लास्टिक की टोकरियां थमा दी। लेकिन आज थोड़ी दया दिखाना, हाथ हल्का रखना। ठीक है, आर्यन ने कहा और मशीनों की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद बॉस महेश की आंखें फटी की रह गईं जब उसने देखा कि आर्यन हाँफता कांपता तरह तरह के प्लश खिलौनों का एक छोटा पहाड़ उठाए वापस आ रहा है। यही है तुम्हारा दया दिखाना? 100 कॉइन में 87 पकड़े, आर्यन ने जैसे मौसम का हाल बताया हो उतनी सहजता से कहा। 13 बार दया दिखाई। बॉस महेश हक्का बक्का रह गया। पुराने रेट? आर्यन ने बड़े गत्ते के बॉक्स में रखे खिलौनों को सहलाते हुए पूछा। हाँ, 3 रुपए प्रति खिलौना। 87 खिलौने, 261 रुपए। चल तुम्हारे लिए 260 कर देता हूं। जरूरत नहीं, आर्यन ने कहा। उसने खिलौनों में से एक छांट कर अलग रख लिया। ये मैं रख रहा हूं। बाकी 86 के 258 होते हैं, उसे भी 260 कर लो, बराबर हो जाएगा। मतलब एक मुफ्त भी देना पड़ेगा? बॉस महेश का चेहरा ऐसा हो गया मानो सारी दुनिया उससे धोखा कर गई हो, लेकिन फिर भी उसने 260 रुपए गिनकर आर्यन को थमा दिए। तभी उसे कुछ याद आया और वो बोला, अरे तुम इस साल स्कूल में सीनियर हो ना? हाँ तो? आर्यन ने भौं उठाई। कल सेक्टर 32 के सरकारी हाई स्कूलों में शुरुआती बीस्ट पैट बांटे जाएंगे। पैसे पूरे हैं ना? कहीं ब्राइट लाइट ग्रुप का मुफ्त कॉन्ट्रैक्ट न लेना पड़े। अगर कमी हो तो महेश चाचा उधार दे सकता है। आप चिंता मत कीजिए, आर्यन ने कहा। उसकी नजर बॉस महेश के पास बैठे बीस्ट पर गई। चावल के गोले जैसा गोल मटोल जीव, तकिए जितना बड़ा, और उसका मुलायम रोआ हल्की गर्म रोशनी छोड़ रहा था। ब्राइट लाइट ग्रुप को ज्यादा चिंता होनी चाहिए, आखिर उसे मुफ्त कहते रहते हैं। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ और तुम हमारे और हमारे बीस्ट के बीच झगड़ा करवाने चले हो। बॉस महेश भड़क गया। बस चाहता हूं कि तुम जल्दी से बीस्ट टेमर बनकर यहां से निकलो और रोज रोज मेरी दुकान को लूटना बंद करो। ठीक है, जा रहा हूं, आर्यन ने कहा और बाहर निकल गया। बाहर उसे वही छोटी बच्ची दिखी जो पहले रो रही थी। आर्यन रुका और उसके हाथ में एक प्लश खिलौना रखते हुए बोला, अब मत रो, ये तुम्हारा है। लड़की की सिसकियां तुरंत रुक गईं। आर्यन सलीके से पैक किया हुआ पेपर बैग लिए शांत सड़क पर चलता रहा। जब आसपास कोई नहीं था तब उसके होठों पर अनायास ही हल्की मुस्कान आई। बॉस महेश से उसका वो रिश्ता नहीं था कि वो उनसे मदद स्वीकार करता, और खिलौनों से आए पैसे वो उसकी अपनी कमाई थी। आर्यन उर्फ आर्यन मनोरंजन विनाशक सिंह की काबिलियत की कमाई। कुछ ही देर में वो सड़क के अंत पर पहुंचा। जंग लगी लोहे की बेलदार बाड़ और ऊपर लगे पुराने बोर्ड पर लिखा था शरद निकेतन बाल आश्रय। इमारत थोड़ी पुरानी थी पर अक्षर साफ दिखते थे। आर्यन ने कुछ पल बोर्ड को देखा, फिर बिना ताले के फाटक को धीरे से धक्का देकर अंदर चला गया। लगभग 200 साल पहले ब्लू स्टार एक अभूतपूर्व आपदा से गुजरा था। उस समय मानव सभ्यता अपने स्वर्ण युग में थी। इतनी उन्नत की राष्ट्रों की अवधारणा समाप्त कर दी गई थी और ह्यूमन अलायंस बना दी गई थी। युद्ध समाप्त, शांति स्थापित, सब कुछ उजले भविष्य की ओर बढ़ रहा था। तभी ब्लू स्टार के हर कोने में एक रहस्यमयी क्रिस्टल पाया गया, घोस्ट एनर्जी स्टोन। इसकी विकिरण ऊर्जा ने पौधों, पशुओं और कभी कभी निर्जीव वस्तुओं में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन शुरू कर दिए। इन परिवर्तनों से नए जीव रूप पैदा हुए, अत्यंत बुद्धिमान, शक्ति संपन्न और मनुष्य से असंतुष्ट। उन्हें नाम दिया गया बीस्ट्स। बीस्ट संगठन में बंधे और मनुष्य पर आक्रमण शुरू हुआ। तकनीक अलौकिक शक्तियों के आगे टिक नहीं पाई। अनगिनत नगर ढह गए, अनगिनत परिवार नष्ट हो गए और मनुष्य अस्तित्व के अंतिम कगार पर पहुंच गए। तब मनुष्यों ने अपने भीतर छिपी एक अलौकिक शक्ति खोजी, मस्तिष्क के भीतर स्थित एक अतिरिक्त अंतरिक्ष। विशेष विधि से मनुष्य बीस्ट से अनुबंध कर सकते थे, उन्हें इस अंतरिक्ष में बुला सकते थे, युद्ध में आदेश दे सकते थे और साधना द्वारा इस अंतरिक्ष को विस्तृत और शक्तिशाली बना सकते थे। यहीं से शुरू हुआ बीस्ट टेमर युग। बीस्ट टेमर्स का युग इसी प्रकार मानवता पर उतरा। मानव मस्तिष्क में स्थित छिपा हुआ आयाम, जिसे बीस्ट टेमिंग स्पेस कहा जाता था, उन मनुष्यों को बीस्ट टेमर बनने की क्षमता देता था जो एलियन बीस्ट से अनुबंध कर सकते थे। अनुबंधित एलियन बीस्ट को गार्डियन बीस्ट कहा जाता था, जिससे उन्हें जंगली बीस्टों से अलग पहचाना जा सके। बीस्ट टेमिंग स्पेस में रहने वाले गार्डियन बीस्ट सामान्य बीस्टों की तुलना में कहीं तेजी से विकसित होते थे।
बीस्ट टेमर की सहायता से उन्हें अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक संसाधन आसानी से प्राप्त हो जाते थे। ये सब गार्डियन बीस्ट और बीस्ट टेमर के बीच पारस्परिक लाभ का ठोस आधार बन गया। अत्यधिक बुद्धिमान एलियन बीस्ट अब अपनी प्रजाति की सीमाएं तोड़कर अधिक शक्तिशाली बनने के लिए स्वेच्छा से मनुष्यों के साथ अनुबंध करने लगे। बीस्ट टेमर्स का समुदाय तेजी से विकसित हुआ और इसी के साथ मानव जाति ने अपने एलियन बीस्टों के विरुद्ध अपने प्रति आक्रमण की शुरुआत की। बीस्ट टेमर्स शक्तिशाली थे, पर एलियन बीस्ट उनसे कम नहीं थे। अब गोस्ट एनर्जी स्टोन के आने से पहले जैसा बीस्टों को सिर्फ दास समझने वाला युग असंभव हो चुका था। प्रति आक्रमण का परिणाम ये निकला कि मनुष्यों ने अपने अधिकतर क्षेत्र वापस ले लिए, पर उन्हें एलियन बीस्टों के निवास हेतु भी विशाल क्षेत्र छोड़ने पड़े। भौगोलिक विभाजन के अनुसार मानव क्षेत्रों ने 4 सुरक्षित गठबंधन विकसित किए: यानवांग, पवित्र, मरु और मुक्त। इनमें से यानवांग सुरक्षित गठबंधन ब्लू स्टार के मध्य एशिया क्षेत्र में स्थित था और इसमें कुल 72 सेक्टर थे। इसी समय आर्यन यानवांग सेफ्टी अलायंस के सेक्टर 32 में था। जब वो 3 वर्ष का था, उसके माता पिता एक बीस्ट टाइड में मारे गए थे। कोई संबंधी न होने के कारण आर्यन तब से लेकर अब तक शरद निकेतन बाल आश्रय में रहता था, जो अलायंस की न्यूनतम जीवन भत्ता सहायता से चलता था। ये आश्रय उसके लिए पूरे 15 वर्षों से घर था। लोहे के फाटक की आवाज सुनकर करीब 11-12 वर्ष की एक लड़की भागती हुई बाहर आई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। आर्यन भैया, आप आ गए? हाँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। इससे पहले कि लड़की गुस्से में गाल फुलाती, उसने उसके सामने चटकीले पैक वाला पेपर बैग लहराया। तारा, अंदाजा लगाओ क्या लाया हूं? ये! लड़की की नाराजगी एक पल में उड़ गई। उसने जल्दी से पेपर बैग छीनकर सीने से लगा लिया। रेनबो कैंडी! मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ज्यादा मत खाना अकेली, सबको बांटना, समझी? हाँ हाँ आर्यन भैया, एक एक सबको दूंगी। तारा जोर से सिर हिलाते हुए बच्चों के आंगन की तरफ भागी। मूली को एक, मुझे एक, चांदू को एक, मुझे एक, फैंग भैया को एक, मुझे एक। ही। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटते ही आर्यन के चेहरे से वो उजाला उतर गया और एक छिपी उदासी उभर आई। कल शुरुआती गार्डियन बीस्ट का वितरण है, वो धीमे से बुदबुदाया। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी। अभी अभी 18 का हुआ आर्यन, जिसका बीस्ट टेमिंग स्पेस पहले स्तर पर स्थिर हो चुका था, अब अप्रेंटिस बीस्ट टेमर था। केवल गार्डियन बीस्ट से अनुबंध कर लेने और गार्डियन बीस्ट को ऑपरेशन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद ही वो आधिकारिक बीस्ट टेमर बन सकता था, जिससे उसे लाभ और बीस्ट टेमर यूनिवर्सिटी में आवेदन का अधिकार मिलता। जैसे प्राचीन समय में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षा अंकों की आवश्यकता होती थी, वैसे ही आज के प्रतिष्ठित बीस्ट टेमर यूनिवर्सिटी बीस्ट टेमर की शक्ति के आधार पर प्रवेश देते थे, और हाई स्कूल के सीनियर छात्रों के लिए ये शक्ति पूरी तरह उनके शुरुआती गार्डियन बीस्ट की शक्ति पर निर्भर करती थी। अर्थात कल जो गार्डियन बीस्ट उनसे अनुबंध करेगा, उसी की शक्ति तय करेगी कि वो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जाएगा या नहीं। एलियन बीस्ट की रैंकिंग 6 स्तरों की होती है। सबसे निचला यूथ टियर, फिर एलीट, कमांडर, सॉवरेन, एम्परर और सबसे ऊपर इमॉर्टल टियर। हर बीस्ट यूथ टियर में जन्म लेता है, पर उनकी जन्मजात प्रतिभा और क्षमता अलग अलग होती है। कुछ केवल एलीट टियर तक पहुंच पाते हैं, वहीं कुछ सॉवरेन या एम्परर टियर तक। विकास क्षमता के आधार पर बीस्ट 4 प्रजातियों में बांटे जाते हैं: एलीट स्पीशीज, कमांडर स्पीशीज, सॉवरेन स्पीशीज और एम्परर स्पीशीज। इनमें से हर प्रजाति भी निम्न, मध्य और उच्च 3 स्तरों में विभाजित है। शुरुआती बीस्ट टेमर्स पहले युग में सॉवरेन या एम्परर प्रजाति बीस्ट से अनुबंध कर सकते थे, पर कुछ दशकों पहले इमॉर्टल टियर बीस्ट्स के उभरने से सब बदल गया। इमॉर्टल टियर बीस्ट्स नियम नियंत्रित करने वाली शक्तियों से संपन्न थे। मानवों की शक्ति कमजोर करने के लिए 3 अत्यंत शक्तिशाली इमॉर्टल टियर बीस्ट्स ने मिलकर एक श्राप जैसा प्रतिबंध लगाया: एलियन बीस्ट बैन। ये बैन उच्च क्षमता वाले बीस्ट्स की रक्त रेखा में गहरे बैठ गया, और अब ऐसे बीस्ट मनुष्यों से अनुबंध करते ही तत्काल मर जाते थे। अब केवल एलीट स्पीशीज और कमांडर स्पीशीज के निम्न स्तर ही अनुबंध योग्य थे। हालांकि मनुष्यों ने कम स्तर वाले बीस्टों के विकास मार्ग खोज लिए थे, जिससे वे धीरे धीरे उच्च प्रजाति तक विकसित किए जा सकते थे, पर इससे संसाधनों की कमी और प्रतिस्पर्धा बेहद बढ़ गई और नई पीढ़ी के बीस्ट टेमर्स की परिस्थितियां कठिन हो गई। अब आर्यन के पास गार्डियन बीस्ट पाने के केवल 2 तरीके थे। पहला, बाजार से एक अनुबंध योग्य बीस्ट खरीदकर स्वयं अनुबंध करना। दूसरा, एक हाई स्कूल सीनियर के रूप में सरकारी शुरुआती बीस्ट आवंटन प्राप्त करना। पहले विकल्प में पूरा बाजार मूल्य देना पड़ता, दूसरे में केवल बेसिक ब्रीडिंग कॉस्ट, जो बाजार मूल्य से कई गुना कम था। आर्यन का स्कूल हरित गरुड़ उच्च विद्यालय ग्रीन ईगल हाई स्कूल एक सार्वजनिक स्कूल था, जिसके पास निम्न एलीट स्पीशीज ग्रीन फेदर्ड ईगल का ब्रीडिंग लाइसेंस था।
सीनियर छात्र विभिन्न एलीट स्पीशीज में से चुन सकते थे या ग्रीन फेदर्ड ईगल ले सकते थे, पर उसकी ब्रीडिंग कॉस्ट थी 12,000 अलायंस कॉइन। आर्यन के पास कुल थे 30,000 अलायंस कॉइन, जो उसने बचपन से कटौती कर करके और आर्केड में खिलौने पकड़कर जुटाए थे। 30,000 किसी भी एलीट स्पीशीज के लिए पर्याप्त थे, पर ग्रीन फेदर्ड ईगल के लिए कमी थी। बिना एलीट स्पीशीज वाले शुरुआती बीस्ट के किसी अच्छे बीस्ट टेमर यूनिवर्सिटी में प्रवेश असंभव था। इसीलिए हमेशा टॉपर रहने वाला आर्यन इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, फिर भी कुछ कर भी नहीं सकता था। थक कर उसने संचारक उठाया, कोई संदेश नहीं था। जैसे ही उसने उसे बंद करने की कोशिश की, एक पॉपअप उभरा। आज अलायंस के मुख्य शोधकर्ता क्विन युनजांग ने एक महत्वपूर्ण शोध परिणाम प्रस्तुत किया। क्विन युनजांग, गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन रणनीति के निर्माता? आर्यन ने जल्दी से खबर खोली। नए शोध से पता चलता है कि एलियन बीस्ट्स के प्रजाति वर्गीकरण शायद गोस्ट एनर्जी स्टोन के रेडिएशन से हुई प्राकृतिक उत्परिवर्तन पर आधारित नहीं है, बल्कि रेडिएशन विशेष रूप से उन सामान्य जीवों का चयन करता है जिनकी समानता किसी निश्चित बीस्ट टेम्पलेट से अत्यधिक मेल खाती है, जिससे वे उन्हीं टेम्पलेट्स में विकसित हो जाते हैं। रिसर्चर क्विन का कहना है कि यदि गोस्ट एनर्जी स्टोन किसी पूरी तरह अलग जीव जगत वाले संसार में भी जाए तो भी वही प्रकार के बीस्ट उभरने की अत्यधिक संभावना है। इससे प्रश्न उठता है, ये निश्चित टेम्पलेट आखिर आते कहां से हैं? अंत तक पढ़कर आर्यन में निराशा से संचारक बंद कर दिया। ये शोध कितना भी बड़ा हो, उसकी समस्या हल नहीं करता। बेहतर यही है कि सो जाए और कल के आवंटन का इंतजार करे। उसने आंखें बंद की और नींद धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी। आर्यन सो गया। अचानक वो जाग उठा। जैसे ही उसने आंखें खोली, किसी के आश्चर्य भरे स्वर ने कहा, स्वामी जी, मधुलिता जी, युवा स्वामी जाग गए। आर्यन, क्या? कब से मैं युवा स्वामी हो गया? अध्याय 2, भिन्न नियति, भाग 2। यंग मास्टर, क्या इसका मतलब ये है कि आपको अपनी मेमोरी चली गई है? कमरे की हल्की रोशनी में बिस्तर के सहारे टिके हुए आर्यन सिंह ने सामने खड़े मध्यम उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और मजबूरी में सिर हिलाकर उनकी बात को स्वीकार कर लिया। जब वो जागा था, उसे पहले लगा कि शायद किसी ने नींद में मजाक किया है, लेकिन अगले ही पल जब एक दंपति जो खुद को उसके माता पिता बता रहे थे, उत्साह और चिंता में भरकर उसके पास आए और उसकी हालत पूछने लगे, तब उसे समझ आ गया कि मामला साधारण नहीं था। वो किसी और दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका था और जिस शरीर में वो आया था, उसकी पुरानी यादें पूरी तरह गायब थीं। और उसकी बदकिस्मती ये थी कि ट्रांसमाइग्रेट होते ही वो सीधा अपने माता पिता के आमने सामने जा पहुंचा था। कोई टाइम नहीं मिला कि वो स्थिति को संभाल सके। अंत में उसे कहना पड़ा, मैं शायद अपनी मेमोरी खो चुका हूं। उसके सामने खड़े व्यक्ति डॉक्टर देवव्रत परिवार के प्राइवेट फिजिशियन थे, जिन्हें उसके माता पिता ने जल्दी से बुलाया था। डॉक्टर देवव्रत ने गंभीरता से सोचा और बोले, मिस्टर सिंह, मिसेस सिंह, ये केस थोड़ा अनयूजुअल है। मेमोरी लॉस कई बार मेंटल स्टेट से जुड़ा होता है और कभी-कभी बीस्ट टेमिंग स्पेस के इम्बैलेंस से भी। मेरे पास एक ऐसा पेट बीस्ट है जो माइंड को स्टेबलाइज करता है। शायद इससे आर्यन की स्थिति बेहतर हो सके। बीस्ट टेमिंग स्पेस, पेट बीस्ट? ये शब्द सुनकर आर्यन के भीतर कई सवाल उठे। उसे इस दुनिया के शब्द बहुत अच्छी तरह पता थे, अपने पुराने संसार से। क्या इस दुनिया में भी वही पावर सिस्टम था? उसके पिता राजेंद्र सिंह ने, जो शांत लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे, ने कहा, ठीक है डॉक्टर, ट्राई करिए। आर्यन ने भी कोई विरोध नहीं किया। उसे भी इस दुनिया के पेट बीस्ट्स को देखने की उत्सुकता थी। डॉक्टर देवव्रत उसकी ओर मुड़े। आर्यन, मैं अब अपना पेट बीस्ट समन करने जा रहा हूं, घबराना मत। उन्होंने कदम पीछे लिए और अचानक उनके पैरों के नीचे नीली रोशनी फैलने लगी, जो कुछ ही सेकंड में जमीन पर एक जटिल चमकीला स्काई ब्लू समनिंग सर्कल बन गई। स्काई ब्लू, 5वें स्तर का बीस्ट टेमिंग स्पेस, यानी ये आदमी मास्टर लेवल बीस्ट टेमर के आसपास था। ये सोचते ही अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उसके कम होते ही आर्यन के सामने एक छोटा ह्यूमनॉइड एलियन बीस्ट खड़ा था। उसका शरीर कांच जैसा चमकदार पारदर्शी था, चेहरा बिल्कुल इंसानी लेकिन बिना मुंह के, कद लगभग 1 मीटर, सिर पर एक बड़ी विच स्टाइल टोपी और उसकी नोक से लटकती एक भारी घंटी। ये देखकर आर्यन के मन में झटका लगा। विस्परिंग बेल, जन्म से सॉवरेन स्पीशीज बीस्ट। ये इवॉल्व्ड स्पीशीज नहीं बल्कि हाई टियर बर्थ स्पीशीज था और उसके पुराने संसार में एलियन बीस्ट बैन के चलते ऐसे बीस्ट मनुष्यों से अनुबंध नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ इसे आराम से समन किया जा रहा था। इसका मतलब साफ था, इस दुनिया में बीस्ट टेमर्स पर किसी भी स्पीशीज रिस्ट्रिक्शन का असर नहीं था
और हैरानी की बात ये कि यहाँ की बीस्ट प्रजातियां ठीक वैसी ही थीं जैसी उसके पिछले संसार ब्लू स्टार में थीं। ये कैसे संभव था? तभी उसे अपनी ट्रांसमाइग्रेशन से ठीक पहले देखा गया आखिरी न्यूज हेडलाइन याद आई। घोस्ट एनर्जी स्टोन किसी भी अलग दुनिया में हो उसी प्रकार के एलियन बीस्ट टेम्पलेट्स को जगा देता है। क्या ये वही फिनोमिनन था? अगर हाँ, तो इस दुनिया में ब्लू स्टार की हर स्पीशीज मौजूद हो सकती थी और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कॉन्ट्रैक्ट योग्य। इस विचार से आर्यन के मन में तूफान सा उठ गया। उसके चेहरे की हल्की बेचैनी देखकर उसके माता पिता राजेंद्र और मधुमिता सिंह तुरंत चिंता में पड़ गए। तभी डॉक्टर देवव्रत ने आदेश दिया, साइलेंट बेल। विस्परिंग बेल की टोपी पर लगी घंटी ने हल्का सा झनकार दी, डिंगलिंग, और उससे निकलती साउंड वेव्स हवा में नीली हल्की लहरों की तरह फैल गईं। उन लहरों से मन अपने आप शांत होने लगा। पहले की तरह मेमोरीज वापस नहीं आई, लेकिन दिमाग की बेचैनी कम हो गई। आर्यन ने भीतर ही भीतर ये निष्कर्ष निकाल लिया, इस दुनिया में फिलहाल इन माता पिता पर भरोसा करना ही समझदारी है। ट्रांसमाइग्रेशन की सच्चाई बताना खतरनाक हो सकता है, बाकी सब वो धीरे धीरे समझ लेगा। उसकी माँ मधुमिता उसके पास आकर बोली, आर्यन बेटा, अब कैसा लग रहा है? कुछ याद आया? इस दुनिया में उसका नाम आर्यन ही था, ये उसके लिए एक राहत थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे अभी भी कुछ याद नहीं है, सॉरी। उसके पिता राजेंद्र उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, हम सब धीरे धीरे पुरानी बातें बताएंगे, यादें वापस आ जाएंगी। उनकी आवाज में जेन्युइन प्यार था और वो प्यार बिल्कुल असली महसूस हुआ। आर्यन के दिल में हल्की गर्माहट उतर आई। भले ये लोग उसके असली माता पिता ना हों, पर जिस तरह का स्नेह वो उसे दे रहे थे, वो स्नेह उसने अपने पिछले जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। सिंह परिवार के माता पिता आर्यन के बारे में चिंता जताने में लगे थे, जबकि दूसरी ओर डॉक्टर देवव्रत अपने पेट बीस्ट साइलेंट बेल से मानसिक रूप से संवाद कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद जब साइलेंट बेल की प्रतिक्रिया आई तो डॉक्टर देवव्रत की भौहें अचानक ऊपर उठ गई। उन्होंने आर्यन की ओर देखा, चेहरे पर साफ आश्चर्य लिखा था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद वे आगे बढ़े, सर, मैडम, अभी साइलेंट बेल ने जब माइंड कामिंग वेव छोड़ी तो उसने युवा स्वामी की अंदरूनी स्थिति भी थोड़ा स्कैन की। क्या हुआ? आर्यन को कोई और तकलीफ है क्या? उसकी माँ मधुमिता सिंह तुरंत घबरा उठी। डॉक्टर की हिचकिचाहट देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। जो भी है साफ बताइए। मैडम प्लीज शांत रहिए, डॉक्टर ने तुरंत आश्वस्त किया। ये कोई बुरा संकेत नहीं है। असल में युवा स्वामी का बीस्ट टेमिंग स्पेस शायद सेकेंड टियर तक पहुंच चुका है। ये सुनते ही कमरे में एक पल में सन्नाटा छा गया। सेकेंड टियर? सच में? आर्यन ने तुरंत आंखें बंद करके स्कूल में सिखाई गई मेडिटेशन टेक्निक के जरिए अपने बीस्ट टेमिंग स्पेस का आंतरिक अवलोकन किया। कुछ ही पलों में उसने महसूस किया उसका बीस्ट टेमिंग स्पेस पहले स्तर से कई गुना बड़ा था और उसकी आउटर मेम्ब्रेन सफेद ना होकर हल्का पीली थी। ये सचमुच सेकेंड टियर था। इसका मतलब इस शरीर के मूल मालिक ने पहले से बीस्ट टेमिंग स्पेस की कल्टीवेशन शुरू कर रखी थी। उसके लिए बड़ा फायदा था, उसे शुरू से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन समस्या थी, स्पेस सेकेंड टियर है, फिर भी इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट क्यों नहीं? पूरा स्पेस खाली है, एक भी बंधन चिन्ह नहीं। और डॉक्टर की बातों से साफ था कि यहाँ किसी को पता भी नहीं था कि वो सेकेंड टियर पर है। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने धीरे से आंखें खोली और चुपके से राजेंद्र सिंह और मधुमिता सिंह के चेहरे पढ़े। दोनों के चेहरे पर गहरी हैरानी थी, लेकिन उसके साथ एक हल्की राहत भी। कुछ देर बाद राजेंद्र सिंह ने लंबी सांस छोड़ी। मैं समझ गया, डॉक्टर देवव्रत, आप जा सकते हैं, धन्यवाद। डॉक्टर ने नम्रता से सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे, राजेंद्र, मधुमिता और आर्यन। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आर्यन के पास आकर बैठे। राजेंद्र गंभीर पर नरम स्वर में बोले, आर्यन, शायद मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर डाल दिया था। तुम्हें बीस्ट टेमर बनने में हमेशा दिलचस्पी रही है, लेकिन मैंने जिद की कि तुम मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ो, क्योंकि आज की दुनिया में बीस्ट टेमर की राह पहले जैसी नहीं है। ज्यादातर मामलों में मार्शल आर्टिस्ट्स समान स्तर पर बीस्ट टेमर्स से ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें उस राह पर धकेला। लेकिन तुम्हारी दुर्घटना ने मेरी सोच बदल दी। उनके स्वर में स्पष्ट सच्चाई थी। अब तुम जो बनना चाहो, बीस्ट टेमर या मार्शल आर्टिस्ट, वो तुम्हारी मर्जी। और जैसा लगता है तुम्हारा बीस्ट टेमिंग स्पेस अचानक सेकेंड टियर हो गया है, ऐसे में मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन वैसे भी संभव नहीं है, तो ये फैसला सही ही हुआ। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्की मुस्कान दी। अब तुम आराम करो और सोचो कि तुम्हें कौन सा शुरुआती पेट बीस्ट चाहिए। हमारा परिवार सक्षम है, जरूरत पड़े तो हम सॉवरेन स्पीशीज तक खरीद सकते हैं।
इतना कहकर वे धीरे से कमरे से बाहर चले गए। मधुमिता सिंह पास आई, प्यार से बोली, आराम करना बेटा, दवाई बनकर आ रही है, जरूर पी लेना। और वे भी कमरे से बाहर चली गई। आर्यन चौकन्ना लेकिन भीतर से अवाक बैठा था। पिता के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। बीस्ट टेमर वर्सेस मार्शल आर्टिस्ट, बीस्ट टेमर्स का डिक्लाइन, सेकेंड ईयर स्पेस में मार्शल आर्ट्स असंभव। सब कुछ अचानक बदल गया था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। यंग मास्टर, दवाई आ गई है, एक नर्म झिझकती आवाज आई। ये आजी थी, 14-15 साल की पतली सी शांत लड़की जो उसकी पर्सनल अटेंडेंट थी, वही जिसने उसके जागने की सूचना सबसे पहले माता पिता को दी थी। आर्यन ने दवाई एक ही घूंट में निगल ली, चाहे वो कितनी भी कड़वी थी। उसने आजी की ओर देखा। तुम्हारा नाम आजी है ना? जी यंग मास्टर, मैं आपकी पर्सनल मेड हूं। आजी ने सिर हिलाया। उसे आर्यन की मेमोरी लॉस का पता था, इसलिए वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। ठीक है, आर्यन ने कहा, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है। जी। कुछ देर बाद प्रश्नों के उत्तर देकर आजी कटोरा लेकर बाहर चली गई और आर्यन फिर से सोच में डूब गया। आजी से मिली जानकारी ने उसकी समझ और साफ कर दी थी। सबसे पहली बात, ये दुनिया ब्लू स्टार नहीं थी, ये थी दिव्य युद्ध संसार, डिवाइन मार्शल वर्ल्ड, और वो महान यान साम्राज्य के योंगनान नगर के सिंह परिवार के घर में था। यहाँ बीस्ट टेमर्स के अस्तित्व थे, क्योंकि इस दुनिया में भी घोस्ट एनर्जी स्टोन प्रकट हुआ था। शुरुआत में डिवाइन मार्शल वर्ल्ड की मानव जाति का हाल ब्लू स्टार से भी बुरा हो गया था, लगभग विनाश के कगार पर। फिर बीस्ट टेमर्स उभरे, फिर अनडाइंग टीयर बीस्ट आए, और फिर आया एलियन बीस्ट बैन। लेकिन इसके बाद दोनों दुनियाओं का रास्ता बदल गया। ब्लू स्टार ने विज्ञान के साथ मिलकर एवोल्यूशन पाथवेज खोज लिए, कमजोर प्रजातियों को इवॉल्व करके उच्च प्रजाति में बदलने लगे। मगर डिवाइन मार्शल वर्ल्ड तब भी आदिम था। यहाँ के बीस्ट टेमर्स एवोल्यूशन जैसी किसी चीज को जानते ही नहीं थे, इसलिए एलियन बीस्ट बैन लागू होते ही नई पीढ़ी के बीस्ट टेमर्स लगभग खत्म हो गए। अध्याय 3, श्वेत हिमांशु, निवेश और अनुयायी की तलाश। हरित गरुड़ सीनियर हाई स्कूल में होने वाला वार्षिक प्रारंभिक बीस्ट आवंटन हमेशा साल का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता था। जैसे ही यह आवंटन पूरा होता और नए सीनियर छात्रों को आधिकारिक बीस्ट टेमर के रूप में प्रमाणित किया जाता, स्कूल तुरंत बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रों की संख्या जारी कर देता, जिसे संक्षेप में सर्टिफिकेशन रेट कहा जाता था। किसी भी हाई स्कूल के लिए यह सर्टिफिकेशन रेट वैसा ही था जैसा आपदा पूर्व युग में कॉलेज एंट्रेंस रिजल्ट, सीधे तौर पर स्कूल की शिक्षण क्षमता का प्रतीक। हर वो छात्र जो इस बीस्ट आवंटन में भाग ले रहा था, उसके लिए ये दिन बेहद खास था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक बीस्ट टेमिंग से जुड़ा जो भी सैद्धांतिक ज्ञान उन्होंने सीखा था, आज पहली बार उसका वास्तविक उपयोग होने वाला था। पहला बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वे बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन में रजिस्टर होकर आधिकारिक बीस्ट टेमर बन सकते थे और अपने करियर की शुरुआत कर सकते थे। यही सोचकर हाल ही में 18 साल पूरे करने वाले ये छात्र, जो अपने शिक्षक के साथ प्रारंभिक बीस्ट चयन के लिए विशेष ब्रीडिंग जोन में आए थे, उत्साह को मुश्किल से काबू में रख पा रहे थे। क्लैप क्लैप, हाथ ताली बजाकर शशांक कुमार ने छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींचा। पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहे परिचित चेहरों को देखते हुए उनके आमतौर पर सख्त रहने वाले चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। स्टूडेंट्स, आप सभी अब हरित गरुड़ ब्रीडिंग एरिया में प्रवेश करने वाले हैं। हमारे स्कूल की खास लोअर एलीट स्पीशीज ग्रीन फेदर्ड ईगल के अलावा यहाँ कुल 67 सामान्य एलीट स्पीशीज उपलब्ध हैं, जिनसे आप स्वतंत्र रूप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वे एक पल रुके, फिर स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन एक बात मैं फिर से जोर देना चाहता हूँ, बीस्ट चुनते समय केवल उसकी स्पीशीज मत देखिए, बीस्ट का स्वभाव और टेमर के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। मैं जानता हूँ कि आप सब एक ज्यादा ताकतवर बीस्ट चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, बीस्ट कोई टूल नहीं है। जिस बीस्ट से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वही जीवन भर आपका पार्टनर रहेगा। जब तक आप में से कोई एक मर न जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटता। इसलिए जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए और सिर्फ ताकत के पीछे मत भागिए। जो बीस्ट आपको सबसे ज्यादा सूट करे, वही सही चुनाव है। ये कहते हुए उन्होंने देखा कि ज्यादातर छात्रों के चेहरे पर उनकी बातों का खास असर नहीं पड़ा। वे मन ही मन हल्की सी आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। अपने समय में वे भी ताकत के पीछे ही भागे थे। एक उच्च स्तरीय एलीट स्पीशीज बीस्ट जिसने उनसे तुरंत एफिनिटी दिखाई थी, उसे छोड़कर उन्होंने ग्रीन फेदर्ड ईगल चुना, जो उनके स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। नतीजा ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद लगातार टकराव होते रहे, गार्डियन बीस्ट ऑपरेशंस में स्थिर सहयोग संभव नहीं हो पाया और अंततः उन्हें फ्रंट लाइन छोड़कर हाई स्कूल में पढ़ाना आना पड़ा।
भले ही ये छात्र अभी उनकी इस पछतावे को पूरी तरह न समझे, लेकिन अगर एक भी छात्र उनकी बात को दिल से समझ ले तो शायद वही गलती दोहराई न जाए। सिर हिलाते हुए शशांक कुमार ने आवाज ऊंची की, ठीक है, अब सब अंदर जाइए, आपके पास पूरा दिन है। फैसला हो जाने के बाद संबंधित ब्रीडिंग फीस जमा कर दीजिए और कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट कप को साथ ले जाइए। आवाज खत्म होते ही पहले से तैयार छात्र पार्क के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े, मानो एक पल की देरी भी उनके पसंदीदा बीस्ट को किसी और के हाथ में दे दे। शशांक कुमार का चेहरा क्षण भर के लिए गंभीर हुआ, फिर वे खुद पर ही हल्की हंसी हंस पड़े। क्या वे खुद अपने समय में ऐसे ही उतावले नहीं थे? तभी उनकी नजर ठिठक गई। कोई अब भी अंदर नहीं गया। उन्होंने देखा पार्क के बाहर खड़ा वो अकेला युवक अब भी वहीं था, आर्यन सिंह। ये पहचानते ही शशांक कुमार के चेहरे पर समझ की झलक आ गई। आर्यन के होमरूम टीचर होने के नाते वे उसकी स्थिति अच्छी तरह जानते थे। ग्रीन फेदर्ड ईगल की ब्रीडिंग फीस वे शायद अफोर्ड नहीं कर सकता था और उसे किसी सामान्य एलीट स्पीशीज से ही संतोष करना पड़ता। बीस्ट टेमिंग के सैद्धांतिक विषयों में आर्यन हमेशा टॉप पर रहता था, इसलिए ये परिणाम शायद उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। अफसोस की बात थी, लेकिन इस मामले में शशांक कुमार भी बेबस थे। भले ही उनकी आमदनी कम न हो, पर एक मास्टर लेवल बीस्ट टेमर होने के नाते बीस्ट ट्रेनिंग का खर्च भी भारी था। वे कोई मदद नहीं कर सकते थे। उन्होंने देखा कि आर्यन भौहे सिकोड़े धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा है। वे खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़कर हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, सब ठीक है? हाँ सर। आर्यन चौंकते हुए होश में आया और हल्के से सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। सच ये था कि उसका ध्यान बीस्ट आवंटन पर था ही नहीं। उसका दिमाग अभी भी पिछली रात के उन अविश्वसनीय अनुभवों में उलझा हुआ था जो उसने दिव्य युद्ध संसार में महसूस किए थे। जो कुछ भी हुआ था इतना वास्तविक लगा। क्या वे सिर्फ एक सपना था? दिल के किसी कोने में उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। बस में बैठकर पार्क आते समय यूं ही समय बताने के लिए उसने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसका बीस्ट टेमिंग स्पेस रातों रात सेकंड टियर में अपग्रेड हो चुका था। यही एक बात ये साबित करने के लिए काफी थी कि पिछली रात की घटनाएं सपना नहीं थी, उसका क्रॉसओवर वास्तविक था। अब उसके सामने दो बड़े सवाल थे। पहला, वो क्रॉसओवर क्यों हुआ? दूसरा, क्या वो आगे भी क्रॉसओवर करता रहेगा? पहले सवाल का जवाब ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। दोनों बार की घटनाओं को याद करने पर उसने पाया कि हर बार क्रॉसओवर से पहले वो सो गया था, यानी उसका क्रॉसओवर नींद से गहराई से जुड़ा हुआ था। अगली बार सोने पर फिर से ऐसा होता है, ये देखकर इस अनुमान की पुष्टि हो सकती थी। जहां तक दूसरे सवाल की बात थी, आर्यन को खुद भी यकीन नहीं था, इसलिए उसे ये सोचकर तय करना था कि अगर वो आगे भी क्रॉसओवर करता रहा या अगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ तो दोनों ही स्थितियां उसके लिए क्या मायने रखती। अध्याय 3, श्वेत हिमांशु, भाग 2। अगर आगे चलकर वो दो दुनियाओं के बीच यात्रा नहीं कर पाया तो इस चमत्कारी अनुभव का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उसका बीस्ट टेमिंग स्पेस सीधे सेकंड टियर में अपग्रेड हो चुका था। सामान्य परिस्थितियों में फर्स्ट ईयर स्पेस को सेकंड ईयर तक पहुंचने में कई महीनों की ट्रेनिंग लगती, लेकिन उसे ये अपग्रेड एक ही रात में मिल गया। फर्स्ट ईयर बीस्ट टेमिंग स्पेस में सिर्फ एक ही पेट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता था, और वो भी अधिकतम जुवेनाइल स्टेज तक। सेकेंड ईयर होने पर भले ही कॉन्ट्रैक्ट की संख्या ना बढ़े, लेकिन अब वो एलीट स्टेज वाले बीस्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था। यानी अब आर्यन की योग्यता सीधे एलीट स्टेज तक पहुंच चुकी थी। लेकिन एक समस्या थी, एलीट स्टेज वाले बीस्ट्स जुवेनाइल स्टेज के मुकाबले बहुत महंगे थे। वो अब भी सिर्फ जुवेनाइल स्टेज एलीट स्पीशीज खरीद सकता था। एलीट स्टेज वाले बीस्ट सीधे खरीद पाना उसके बस के बाहर था, इसलिए सेकेंड ईयर स्पेस का ये फायदा इस दुनिया में तुरंत उपयोगी नहीं था। ये थोड़ा वैसा लगा जैसे हड्डी में बचा हुआ स्वाद, उपयोग कम। लेकिन अगर वो भविष्य में दोनों दुनियाओं के बीच यात्रा जारी रख सका तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती। पिछली दो यात्राओं की तुलना करने पर निष्कर्ष साफ था। उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी चेतना और बीस्ट टेमिंग स्पेस दूसरी दुनिया में जा रहा था। क्योंकि बीस्ट टेमिंग स्पेस मस्तिष्क क्षेत्र में स्थित होता है, इसलिए चेतना के साथ उसका ट्रैवल करना समझ में आता था। इसी आधार पर आर्यन ने अनुमान लगाया कि उसका बीस्ट टेमिंग स्पेस अचानक सेकंड ईयर क्यों बना। दिव्य युद्ध संसार वाले आर्यन का स्वयं का बीस्ट टेमिंग स्पेस था और ब्लू स्टार वाले आर्यन का अपना स्पेस। जब चेतना ट्रैवल करके उसने दिव्य युद्ध संसार वाले शरीर को ले लिया तो मूल आत्मा भले मिट गई हो, लेकिन बीस्ट टेमिंग स्पेस नहीं मिटता। दोनों स्पेस एक साथ मौजूद थे और फ्यूज होकर सेकंड ईयर बन गए। इससे एक बड़ी संभावना जन्म लेती थी, क्या बीस्ट टेमिंग स्पेस में रखे गए पेट बीस्ट्स भी उसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं? अगर हाँ,
और यदि वो दुनियाओं के बीच यात्रा जारी रख सकता है तो वो दिव्य युद्ध संसार से उच्च श्रेणी वाले बीस्ट्स कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लू स्टार वापस ला सकता है। वे एलियन बीस्ट बैन के अधीन नहीं थे, यानी ब्लू स्टार पर वो किसी भी बड़ी प्रजाति का पेट बीस्ट ले जा सकता था। इससे न सिर्फ पेट बीस्ट का स्रोत आसान हो जाता, बल्कि शुरुआत में ही एक बेहद शक्तिशाली बीस्ट मिल जाता। अगर ये संभव हुआ तो दुनियाओं के बीच यात्रा करना उसके लिए असाधारण गोल्डन फिंगर बन सकता था। इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस प्रारंभिक बीस्ट आवंटन की वो कभी बेसब्री से प्रतीक्षा करता था, अब उसकी महत्वता पहले जैसी नहीं रही। शायद यही वजह थी कि रास्ते भर वो उतना उत्साहित नहीं दिख रहा था। उसके जवाब पर शशांक कुमार की भौहें सिकुड़ गईं। ये किसी ठीक व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं था, मगर जब आर्यन कुछ बताना नहीं चाहता था तो उन्होंने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। वे बस उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, आर्यन, तुम्हें पता है कि शुरुआती पेट बीस्ट एक बीस्ट टेमर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ग्रीन फेदर्ड ईगल ना मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चुनना सोच समझकर। जी सर, आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद। 2 दुनियाओं में ट्रैवल कर पाने की क्षमता मिलने के बाद अब उसका चयन पहले से अलग ही होना था। फिर भी शिक्षक की चिंता उसे छू गई। चलो जाओ अब अंदर, शशांक कुमार ने हाथ हिलाते हुए कहा और पार्क के बाहर की ओर चले गए। आर्यन भी तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही पलों में ब्रीडिंग गार्डन के अंदर था। ये जगह किसी सामान्य ब्रीडिंग फार्म जैसी नहीं थी, बल्कि एक मिनी जू की तरह थी, जहां अलग अलग प्रजातियों की जीवन आदतों के अनुसार क्षेत्रों को बांटा गया था। हर क्षेत्र की भौगोलिक संरचना उस बीस्ट के स्वभाव और वातावरण के अनुसार बनाई गई थी, ताकि वे आराम से वहां पल बढ़ सकें। यहाँ मौजूद सभी बीस्ट्स मनुष्यों के प्रति सौम्य थे, इसलिए कोई सुरक्षा बाड़, कोई फेंस नहीं लगा था। बीस्ट टेमर्स कोई भी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से घूमकर छोटे बीस्ट क्यूब्स से संवाद कर सकते थे, ताकि वे अपने लिए सही साथी चुन सकें। आर्यन एक छोटी पत्थर की बेंच पर बैठ गया। वो जल्दबाजी में किसी बीस्ट को चुनने नहीं आया था। उसका मन फिर से गहराई में डूब गया। अगर वो दुनियाओं के बीच यात्रा जारी रख सका तो इस गार्डन के एलीट स्पीशीज उसकी पहली पसंद नहीं होनी चाहिए। वो दिव्य युद्ध संसार में जाकर उच्च श्रेणी वाली प्रजातियों के बीस्ट क्यूब्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन फिलहाल वो निश्चित नहीं था कि यात्रा दोबारा होगी या नहीं। अगर उसने आज के आवंटन को छोड़ दिया और आगे यात्रा नहीं हो सकी तो उसे मार्केट से पेट बीस्ट खरीदना पड़ेगा। उसके पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे और ना ही वो इतनी जल्दी कमा सकता था। इससे उसका प्रारंभिक कॉन्ट्रैक्ट देर से होगा और बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी में प्रवेश भी खतरे में पड़ जाएगा। ऊंचा लाभ था, लेकिन जोखिम भी बड़ा। क्या कोई बीच का रास्ता है? यही सोचते हुए उसने भौहें सिकोड़ ली। तभी म्याओ, पास से आई हल्की मुलायम आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। उसने मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर दुर्लभ सी खुशी उभर आई। एक प्यारा सा छोटा बिल्ली का बच्चा उसके पास खड़ा था। उसका शरीर छोटा, लंबा, मुलायम सफेद फर, गर्दन के पास का फर और भी घना और लंबा, जैसे सफेद स्कार्फ ओढ़ रखा हो। उसकी आंखें दुर्लभ आसमानी नीली, जैसे किसी बर्फीली झील की चमक। माथे पर छोटी सी बर्फ फूल की आकृति, पूंछ पतली और पीछे की ओर लहराती हुई। ये था आइस एलिमेंट की उच्च स्तरीय एलीट स्पीशीज, श्वेत हेमांशु, स्नो ट्रेस लाइट। ये प्रजाति यानवाहन अलायंस की विशेष प्रजाति है। पहले इसे तिब्बती शिमभूमि में खोजा गया था, बाद में इसे बड़े पैमाने पर पाला गया और आज पूरे यानवाहन और संवित्र अलायंस तक में फैला हुआ है। आर्यन खुश था क्योंकि ये बिल्कुल ही मन मोह लेने वाला था। ऐसा प्यारा जीव देखकर वो भी नहीं रुक पाया। उसे छूने और गोद में उठाने का मन होने लगा। और वहीं उसे आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि श्वेत हिमांशु प्रजाति आमतौर पर बहुत शर्मीली, सतर्क और दूरी बनाए रखने वाली होती है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा बिल्कुल अलग था। उसने आर्यन को देखा और सीधे उसकी ओर डगमगाते कदमों से बढ़ाया। श्वेत हिमांशु, ह्यूमन, हग मी। जैसे ही वो चला, उसके पंजों के नीचे बर्फ के फूलों के निशान उभरने लगे। ये उसकी टैलेंट स्किल स्नो ट्रेस का प्रभाव था। उच्च प्रोफिशिएंसी पर यह बर्फ पर बिना निशान छोड़े चल सकता था। इसी वजह से इसका नाम स्नो ट्रेस लाइट पड़ा। ओ छोटू, आर्यन ने मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। छोटा जीव उसकी हथेली पर चढ़ गया। आर्यन ने उसे हल्के से सहलाया और वो उसके प्यार में खोए उसकी हथेली को नीली आंखों से निहारे जा रहा था। स्नो ट्रेस उसके हाथ में छोटे छोटे बर्फ के पैटर्न बना रहा था, लेकिन वो ठंडे नहीं बल्कि सुहावने ठंडे थे। उसका मुलायम फर हाथ से चिपक रहा था, मानो बादलों को छू रहा हो, और ये अनुभव इतना सुखद था कि आर्यन उस छोटे से जीव पर फिदा हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने हल्की सांस ली। अफसोस, तुझे कॉन्ट्रैक्ट करना सही नहीं होगा। श्वेत हिमांशु कमजोर प्रजाति नहीं था, ये उच्च स्तरीय एलीट स्पीशीज था, खूबसूरती में भी मशहूर, और इसकी कोर स्किल फ्रॉस्ट स्टॉर्म काफी घातक थी। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी थी,
अब तक इसका कोई एवोल्यूशन पाथ नहीं मिला है। कई एलीट स्पीशीज कमजोर होते हुए भी उनके एवोल्यूशन पाथ्स मिल चुके हैं। वे लीडर स्पीशीज या मोनार्क स्पीशीज तक इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन श्वेत हिमांशु हमेशा एक हाई एलीट स्पीशीज ही रहेगा। चाहे जितने संसाधन लगा लो, ये बस लीडर क्लास तक पहुंच पाएगा, मोनार्क क्लास तक नहीं। इसलिए बहुत से लोग इसे पसंद जरूर करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम करते हैं। अधिकतर लोग इसे सिर्फ पालतू के रूप में खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तभी आर्यन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, रुको, खरीदना बिना कॉन्ट्रैक्ट किए। श्वेत हिमांशु को सहलाते हुए उसकी उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। लगता है उसे एक बेहद परफेक्ट समाधान मिल गया है। अध्याय 4, नियति की समानुभूति। कुछ पेट बीस्ट ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि प्रारंभिक पेट आवंटन के दौरान उन्हें घर लाने के बाद बीस्ट टेमर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए समय चाहिए होता है। जब तक एक निश्चित भावनात्मक आधार नहीं बन जाता, वे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। इसी वजह से प्रारंभिक पेट आवंटन का अर्थ केवल इतना होता है कि बीस्ट टेमर और पेट बीस्ट के बीच एक प्रारंभिक अनुबंध इच्छा बन गई है। ब्रीडिंग फीस चुकाने के बाद बीस्ट टेमर पेट बीस्ट को घर ले जा सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट कब किया जाएगा इसकी कोई अनिवार्य समय सीमा नहीं होती। यदि किसी कारणवश पेट बीस्ट को घर लाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो प्रारंभिक पेट आवंटन के लिए स्पष्ट नियम पहले से तय होते हैं। मनुष्य और पेट बीस्ट का रिश्ता मालिक और गुलाम का नहीं होता, वे साझेदार होते हैं। पेट बीस्ट मनुष्य की संपत्ति नहीं होते, इसलिए यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया तो बीस्ट टेमर उन्हें मनमाने ढंग से छोड़ नहीं सकता और ना ही निजी तौर पर बेच सकता है। ऐसे में पेट बीस्ट को संबंधित ब्रीडिंग पार्क में वापस करना होता है, जहां आगे की देखभाल की जिम्मेदारी पार्क की होती है और पहले से दी गई ब्रीडिंग फीस वापस नहीं मिलती। इन नियमों के आधार पर सिद्धांत रूप में आर्यन एक पेट बीस्ट चुनकर घर ले जा सकता था। अगर बाद में उसे यकीन हो जाता कि वो दोबारा यात्रा नहीं कर सकता, तो वो उसी पेट बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और यदि उसे पता चला कि वो फिर से दूसरी दुनिया में जा सकता है, तो पेट बीस्ट को ब्रीडिंग पार्क में लौटा देगा। भले ही इससे ब्रीडिंग फीस का नुकसान होता, लेकिन बीस्ट टेमर यूनिवर्सिटी में आवेदन टलने जैसे बड़े जोखिम की तुलना में ये नुकसान आर्यन सह सकता था। ये सब समझते ही उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक आई। उसने अपनी बाहों में आराम से सिमटी हुई श्वेत हिमांशु की ओर देखा। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर पूरी तसल्ली का भाव था। आर्यन हल्के स्वर में बुदबुदाया, छोटे से, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। म्याऊ, कौन सी परेशानी? श्वेत हिमांशु ने अपनी बर्फीली नीली आंखें खोलकर आर्यन को हैरानी से देखा। उसने तो बस इस इंसान की गोद में आराम से लेटकर सहलाने का आनंद लिया था, है ना? कुछ नहीं, आर्यन हंसते हुए बोला और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब उसे अपना प्रारंभिक पेट बीज ढूंढना था। भले ही वो पेट बीज जिससे वो अब चुनने वाला था शायद कॉन्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन ये तय भी नहीं था, इसलिए उसे फिर भी सोच समझकर चुनाव करना था, जल्दबाजी नहीं। जहां तक उसकी गोद में बैठी श्वेत हिमांशु की बात थी, आर्यन ने उन बर्फीली नीली आंखों से नजर मिलाई और बेबसी से मुस्कुराया। छोटे से, काश तुम इवॉल्व कर पाते। उसे इस श्वेत हिमांशु का स्वभाव सच में बहुत पसंद था। अगर किसी तरह ये अपनी प्रजाति के लीडर स्तर तक इवॉल्व कर पाता, तो आर्यन इसे जरूर अपने साथ ले जाता, कम से कम सेकंड चॉइस के रूप में। लेकिन हमेशा के लिए हाई एलीट स्पीशीज पर अटके रहने की जन्मजात कमी ने इसकी कल्टीवेशन वैल्यू को बहुत कम कर दिया था। जैसे ही उसे आर्यन के इरादे का आभास हुआ, श्वेत हिमांशु ने अपनी नीली आंखें झपकाई और जल्दी ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसका सिर धीरे धीरे झुक गया। रिजेक्टेड फील हुआ। उसके कान झुकते और चमकती आंखों की रोशनी मध्यम होती देख आर्यन के दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसने तुरंत उसे सहलाते हुए कहा, अरे रो मत छोटे से, मैं तुम्हें पहले घर तक छोड़ देता हूं। श्वेत हिमांशु ब्रीडिंग एरिया यहां से काफी दूर था और आर्यन को खुद भी नहीं पता था कि ये नन्हा सा जीव वहां से चुपके से कैसे निकल आया। ये सुनते ही कि वो उसे घर ले जाएगा, श्वेत हिमांशु का मूड कुछ संभल गया। उसने आर्यन के हाथ से रगड़ खाई और एक हल्की सी भावुक आवाज निकाली, म्याऊ। ठीक है। ये देखकर कि उसका मन अब इतना भारी नहीं रहा, आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने मैप में श्वेत हिमांशु ब्रीडिंग एरिया की लोकेशन देखी और उसे धीरे धीरे सहलाते हुए उधर चल पड़ा। 5 मिनट बाद आर्यन श्वेत हिमांशु ब्रीडिंग एरिया के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। रास्ते भर वो उसके मूड का ख्याल रखता रहा, यहाँ तक कि 2 हल्के फुल्के जोक्स भी सुना दिए। उसे नहीं पता था कि छोटा सा जीव समझ पाया या नहीं, लेकिन उसका मूड साफ तौर पर बेहतर हो गया था। ब्रीडिंग एरिया के अंदर काफी छात्र मौजूद थे, यहाँ तक कि दूसरे एलीट स्पीशीज क्षेत्रों से भी ज्यादा, और उनमें ज्यादातर लड़कियां थीं। साफ था वे पेट चुनने नहीं, बल्कि बिल्लियों को सहलाने आई थी। श्वेत हिमांशु की शक्ल सूरत को देखते हुए ये बिल्कुल स्वाभाविक था। आसपास से नजर हटाकर आर्यन ने अपनी बाहों में लेटे छोटे से जीव की ओर देखा। उसका इरादा सिर्फ इसे नीचे उतारना था, फिर अपने लिए उपयुक्त पेट बीज ढूंढने निकलना था। लेकिन अब जबकि वे घर पहुंच चुके थे, तब भी ये छोटा सा जीव जाने को तैयार नहीं लग रहा था। इससे आर्यन को थोड़ा असहाय महसूस होने लगा।
ऐसी स्थिति में उसे ब्रीडिंग एरिया के स्टाफ की मदद लेनी ही पड़ी। तभी पास में एक युवती दिखाई दी जिसके गले में स्टाफ बैज लटका हुआ था। वे जैसे किसी चीज को ढूंढ रही थी। तेजी से वो उसकी ओर बढ़ा। एक्सक्यूज मी। वो युवती जो साधारण लेकिन सुंदर थी, आंखों पर चश्मा लगाए मुड़ी और आर्यन को देखा। फिर उसकी नजर श्वेत हिमांशु पर पड़ी और उसके चेहरे पर तुरंत खुशी भरी मुस्कान फैल गई। क्यों मिल गई तुम? क्यों? क्या यही इस छोटे से जीव का नाम है? आर्यन ने अपनी बाहों में सिमटे भर के गोले को देखा। नाम उस पर काफी जच रहा था। क्यों और वो युवती साफ तौर पर एक दूसरे को जानते थे। उसे देखते ही क्यों का मूड और भी अच्छा हो गया। वो आर्यन की बाहों से फिसलकर नीचे उतरी और छोटा सा पंजा हिलाकर युवती की ओर बढ़ी। युवती ने बड़ी सहजता से क्यों को उठा लिया और उसके साथ खेलने लगी। उसके चेहरे पर पूरी तरह पिघली हुई मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि सामने कोई और भी है। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। उसने खांस कर खुद को संभाला और आर्यन की ओर देखा। हेलो, मैं श्रुति जैन हूं। मैं श्वेत हिमांशु ब्रीडिंग एरिया की ब्रीडर हूं। क्या आप बता सकते हैं क्यों आपको कहां मिली थी? अध्याय 4, नियति की समानुभूति, भाग 2। ये मुझे 2 ब्रीडिंग जोन के बीच वाले कॉरिडोर में मिली, जहां गोल मुंह टट्टू और अग्नि में कुत्ते का एरिया आते हैं। आर्यन ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, अग्नि में कुत्ता। श्रुति जैन का चेहरा थोड़ा जटिल हो गया। उन्होंने बाहों में सिमटी क्यों को देखा और ना चाहते हुए भी एक बेबस सी मुस्कान आ गई। तू भी ना बदमाश। म्याऊ। मैं और फायर क्लाउड डॉग्स एक आसमान के नीचे नहीं रह सकते। क्यों की प्यारी लेकिन अकड़ी हुई मुद्रा देखकर आर्यन की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या क्यों का उस एरिया में मिलना अग्नि में कुत्तों से जुड़ा है? हाँ, श्रुति ने सिर हिलाया, चेहरे पर थोड़ी असहजता के साथ। मेरा अंदाजा सही है तो क्यों लड़ने गई होगी फायर क्लाउड डॉग से। लड़ने? आर्यन की आंखों में रुचि चमक उठी। वो इस मुलायम प्यार से चिपकने वाली श्वेत हिमांशु को लड़ाई से नहीं जोड़ पा रहा था। हाँ, बर्फ और आग का स्वभाव विपरीत होता है। बिल्ली और कुत्ते का स्वभाव भी अक्सर नहीं मिलता, और क्यों का खुद जाकर लड़ाई शुरू करना बहुत असामान्य था। दरअसल बात यह है, श्रुति थोड़ी रुकी और फिर समझाने लगी। पिछले साल फायर क्लाउड डॉग ब्रीडिंग एरिया में एक बहुत खास फायर क्लाउड डॉग पैदा हुआ था। जब हमने उसका परीक्षण किया तो पता चला कि उसका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल असामान्य। तो तय हुआ कि उसे बाकी बीस्ट से अलग रखकर सॉलिटरी ब्रीडिंग कराई जाए, लेकिन हम उतने चौकन्ने नहीं थे और वो भाग निकला। ये कहते हुए श्रुति ने क्यों के सिर पर हल्की थपकी दी और एक लंबी सांस ली। सॉलिटरी ब्रीडिंग वाला क्षेत्र श्वेत हिमांशु के एरिया से बहुत दूर नहीं था। वो चिड़चिड़ा फायर क्लाउड डॉग सीधा श्वेत हिमांशु वाले एरिया में घुस गया। जब तक हमने उसे काबू में किया, कई श्वेत हिमांशु बुरी तरह घायल हो चुके थे। उन्हीं में क्यों की मां भी थी। वो उस समय गर्भवती थी। किसी तरह क्यों को जन्म दिया, लेकिन चोट दोबारा उभरने के कारण कुछ समय बाद ही चल बसी। क्यों के पिता ने भी दूध छुड़ाने के कुछ समय बाद किसी ने खरीद लिया और यहां से ले गए। श्रुति की आवाज में थोड़ी टीस उतर आई। आप जानते हैं श्वेत हिमांशु का स्वभाव कैसा होता है? आर्यन ने सिर हिलाया। श्वेत हिमांशु के बच्चे आमतौर पर मां ही पालती है। पिता का दूध छुड़ाने तक रुके रहना भी बड़ी बात है, और क्यों की मां तो उसके जन्म के तुरंत बाद ही दुनिया छोड़ गई। ये छोटा सा जीव बहुत जल्दी अकेला रह गया था। ये सोचकर आर्यन के दिल में एक चुभन सी उठी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी अपनी कहानी भी कुछ जगह क्यों जैसी ही थी, जिससे वो इस प्राणी से और भी जुड़ाव महसूस करने लगा। ब्रीडिंग एरिया हर बच्चे को अलग अलग नहीं खिला सकता। सबको साथ रखा जाता है ताकि वे भोजन के लिए संघर्ष करें। यही उनकी कॉम्बैट क्षमता का शुरुआती प्रशिक्षण भी है। बाकी श्वेत हिमांशु बच्चों को उनके माता पिता सुरक्षा और खाना दोनों दिला देते थे, लेकिन क्यों के पास ये सुविधा नहीं थी, इसलिए हमें उसे अलग से पालना पड़ा। आपने देखा होगा क्यों का स्वभाव बाकी श्वेत हिमांशुओं से अलग है। उसके लिए हमारा अलग से खिलाना पक्षपात जैसा लगा, और धीरे धीरे वो अपने जैसे बीस्ट की तुलना में इंसानों के और करीब हो गई। आर्यन ने आसपास नजर डाली। बाकी श्वेत हिमांशु छात्रों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, जबकि क्यों श्रुति की बाहों में सिमटकर बिल्कुल मानव पक्षीय प्राणी लग रही थी। बात अब उसे समझ आने लगी थी कि क्यों इतनी अलग क्यों है। लेकिन तभी आर्यन की भौं हल्की सिकुड़ गई। उस चिड़चिड़े फायर क्लाउड डॉग का आगे क्या हुआ? और क्यों तो अभी पैदा भी नहीं हुई थी, फिर वो फायर क्लाउड डॉग से लड़ने क्यों जाती है? जिस बीस्ट ने दूसरों पर हमला किया हो, उसे ब्रीडिंग एरिया में नहीं रखा जा सकता। उसे सॉलिटरी ट्रीटमेंट सेंटर भेज दिया गया है। जहां तक क्यों की बात है, भले ही उसने वो सब नहीं देखा, उसके पिता ने उसे बताया होगा। श्रुति ने कड़वी मुस्कान दी, और तब से क्यों के मन में फायर क्लाउड डॉग्स के प्रति
बहुत मजबूत नापसंदगी आ गई। अब तो वो अक्सर उसी ब्रीडिंग एरिया में जाकर लड़ाई कराती है। अच्छी बात यह है कि फायर क्लाउड डॉग एरिया के ब्रीडर्स स्थिति जानते हैं। वे हर बार क्यू के बराबर शक्ति वाले कुत्ते को उसके सामने लाते हैं ताकि इसकी लड़ाई को ट्रेनिंग जैसा माना जाए। तभी क्यू ने झुंझलाते हुए शरीर मरोड़ा। म्याऊ म्याऊ। मैं हर बार जीती हूँ, फायर क्लाउड डॉग्स मेरे सामने कुछ नहीं। ठीक है, क्यू सबसे स्ट्रांग है। श्रुति हंस पड़ी। फिर उन्होंने आर्यन की ओर देखा। तो आपका क्या कहना है? क्या आप क्यू को अपने साथ ले जाना चाहेंगे? श्रुति अजनबी से इतने विस्तार से बात यूं ही नहीं करती। उन्होंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने देखा था कि आर्यन क्यू को सच में पसंद करता है, और क्यू का आर्यन के साथ चिपक जाना भी ये दिखा रहा था कि उसे ये इंसान अच्छा लगा। भले ही श्रुति खुद क्यू से बहुत जुड़ी हुई थी, लेकिन वो जानती थी किसी बीस्ट के लिए किसी बीस्ट टेमर के साथ बड़ा होना ही सबसे अच्छा भविष्य होता है, और ये युवक उनके हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त था। और नहीं, ये बिल्कुल इस वजह से नहीं था कि वो बहुत हैंडसम था, बिल्कुल नहीं। आर्यन थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसने अनायास ही क्यू की ओर देखा। क्यू भी उसे घबराई हुई निगाहों से देख रही थी। कुछ क्षण तक इंसान और बीस्ट एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक आर्यन के चेहरे पर एक चमकदार साफ मुस्कान फैल गई। ठीक है, उसने अपना फैसला बदल लिया था। श्वेत हिमांशु की प्रजाति प्रतिभा दरअसल अच्छी होती है। एकमात्र कमी बस ये थी कि इसकी एवोल्यूशन पाथ अभी तक किसी ने खोजी नहीं। एवोल्यूशन पाथ ना होना इसका मतलब ये नहीं कि इवॉल्व होना असंभव है। बस इसका मतलब ये है कि भविष्य अनिश्चित है और शायद किसी नए रास्ते की खोज खुद करनी होगी। अध्याय 4 नियति की समानुभूति भाग 3। ये कठिन था। हर नई एवोल्यूशन पाथ की खोज पर मिलने वाले भारी अलायंस कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि एक एवोल्यूशन पाथ ढूंढना कितना मुश्किल होता है। श्वेत हिमांशु जैसी लोकप्रिय प्रजाति के लिए तो और अधिक शोधकर्ता जुटे हुए थे, फिर भी इतने वर्षों में कोई परिणाम सामने नहीं आया था। इसका मतलब या तो श्वेत हिमांशु का एवोल्यूशन पाथ बेहद कठिन था या शायद बिल्कुल अस्तित्व ही नहीं रखता था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? क्यू के साथ बिताए कुछ पलों और श्रुति द्वारा बताए उसके अतीत के बारे में सोचते ही आर्यन का मन स्पष्ट हो गया। इंसान और बीस्ट अभी कुछ ही देर पहले मिले थे, लेकिन वो जान चुका था कि वो इस छोटे से खरगोले को अपने साथ ले जाना चाहता है। वो इस छोटे से योद्धा के साथ लड़ना चाहता था जिसने इतनी जल्दी उसके दिल से जुड़कर उसकी अपनी किस्मत से मिलती जुलती कहानी दिखा दी थी। अगर वो दोबारा दूसरी दुनिया में यात्रा नहीं कर सका तो क्यू ही उसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट पेट होगा। बीस्ट टेमिंग की थ्योरी में उसके शानदार अंक भविष्य में श्वेत हिमांशु की एवोल्यूशन पाथ खोजने में काम आएंगे। एक दिन कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, और अगर वो दूसरी दुनिया में यात्रा कर सकता है तो बेहतर बीस्ट टेमर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए शायद वो क्यू को पहला कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ना बनाए, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसका बीस्ट टेमिंग स्पेस ऑलरेडी सेकंड टीयर पर था। जैसे ही ये थर्ड टीयर पर पहुंचेगा वो दूसरा बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। उस समय दूसरा कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट भी क्यू का हो सकता था। ऊपर से यह भी संभव था कि दूसरी दुनिया में क्यू की प्रजाति का एवोल्यूशन पाथ पहले ही खोज लिया गया हो। आर्यन ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, चेहरे पर हल्की सी घबराहट के साथ। क्यू, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पैट। क्यू ने अपना छोटा पंजा बढ़ाकर उसकी हथेली पर रख दिया। अगले ही पल हथेली पर चमकदार बर्फ फूल खिल उठा। म्याओ, बस नौसिया। चलूंगी। क्यू, हम घर आ गए हैं, आर्यन ने अनाथालय के सामने रुकते हुए कहा, अपनी बाहों में बैठे क्यू को सहलाते हुए। थोड़ी देर में मैंने जो नया फीड ब्लॉक खरीदा है वो खिलाऊंगा, देखेंगे तुम्हें पसंद आता है या नहीं। क्यू ने सिर बाहर निकालकर उत्सुकता से आसपास झांका। म्याओ म्याओ म्याओ। घर स्वादिष्ट, मैंने कैटनिप वाला लिया है। सेल्समैन कह रहा था कि श्वेत हिमांशु को यही फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद आता है। पता नहीं सच है या नहीं। म्याओ म्याओ। कैटनिप, लगता है सची है। दोनों हंसते हुए अनाथालय की ओर चल पड़े। भोजन शुल्क चुकाने की प्रक्रिया सरल थी। श्वेत हिमांशु की फीडिंग फीस 12,000 अलायंस कॉइन्स। फीस देने के बाद आर्यन ने क्यू के लिए फीड ब्लॉक्स भी खरीदे और अपनी 30,000 की पूरी बचत में से आधा पैसा खर्च कर दिया। पेट बीस्ट्स इंसानों का भोजन भी खा सकते थे, लेकिन फीड ब्लॉक्स उनका विशेष भोजन था जो उन्हें सही पोषण देकर उनके विकास में मदद करते थे। कमी बस इतनी थी कि वे कीमत में काफी महंगे होते थे। एक फीड ब्लॉक 500 ग्राम के बराबर, 50 अलायंस कॉइन्स, और ये बेसिक फ्लेवर था। कैटनिप जैसे खास फ्लेवर 60 कॉइन्स। इनसे भी ऊपर थे एनर्जी क्यूब्स जो ट्रेनिंग के बाद ऊर्जा वापस भरने के लिए बनाए जाते थे।
सबसे छोटा एनर्जी क्यूब भी 500 कॉइंस का होता था। आर्यन गरीब था लेकिन अपने पेट पर खर्च कम करने को तैयार नहीं था। उसने दांत भींचकर एक बार में 50 फीड ब्लॉक खरीद लिए। अनाथालय में पहले से सूचना थी कि आर्यन आज अपना प्रारंभिक पेट लेकर आएगा। उसे लौटते ही बच्चे चारों ओर घिर गए और क्यू को देखते ही खुशी से चीख पड़े। इतनी प्यारी श्वेत हिमांशु को कौन बच्चा नजरअंदाज कर सकता है। आर्यन क्यू को बच्चों के साथ खेलने देने लगा। किस्मत अच्छी थी, क्यू इंसानों के साथ बहुत सहज थी, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं थी। पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता था, सिर्फ भावनात्मक रिश्ता बनाना था और कुछ नहीं। एक दिन साथ बिताने के बाद आर्यन और क्यू की समझ और तालमेल और भी गहरा हो गया। बिना कॉन्ट्रैक्ट की ही आर्यन क्यू की कई भावनाएं समझ सकता था। रात ढल चुकी थी। आज पहली बार आर्यन को सोने में डर लग रहा था, इतना कि नींद आने में भी देर हो गई। म्याओ म्याओ म्याओ। गुड नाइट। आर्यन के सोते ही क्यू धीरे से बिस्तर पर कूदी। उसका छोटा सा नर्म शरीर चादर के अंदर सरकता हुआ आर्यन के पास आकर गोल होकर सिमट गया। सो जाओ सो जाओ। छोटे से खरगोले की गर्माहट महसूस करते हुए आर्यन का दिल शांत होने लगा। नींद की लहर आई, चेतना धीरे धीरे धुंधली हुई और वो गहरी नींद में डूब गया। चैप्टर 5 दुनियाओं का अंतर, सीकिंग इन्वेस्टमेंट एंड फॉलोअर्स। दोनों दुनियाओं में प्रजातियों, अवधारणाओं और भाषाओं के नाम अलग अलग हैं, लेकिन पाठकों की सुविधा के लिए आगे पूरे उपन्यास में उन्हें एक समान रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। अलग से कोई व्याख्या नहीं दी जाएगी। आंखें खुलते ही आर्यन सिंह ने कमरे को चारों ओर से देखा। सजावट की शैली एक बार फिर ब्लू स्टार से पूरी तरह अलग थी। भारी फर्नीचर, पत्थर की दीवारें, पुराने जमाने की नक्काशी और हल्की सी औषधीय खुशबू हवा में तैर रही थी। ये सब देखकर उसके मन में अजीब सी राहत आ गई। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। नींद ही वो माध्यम थी जिसके जरिए वो दो दुनियाओं के बीच आ जा सकता था। सबसे अहम बात यह थी कि वो अब भी यात्रा कर पा रहा था। आर्यन को इस बात की चिंता नहीं थी कि क्या वो वापस ब्लू स्टार लौट पाएगा या नहीं। पिछली बार वो लौट चुका था, तो इस बार भी निश्चित रूप से लौट सकेगा। उसने अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान दिया और उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी उभर आई। पिछली बार जब वो यहाँ पहुंचा था तो हालत इतनी खराब थी कि बिस्तर से उठना तक मुश्किल लग रहा था, लेकिन इस बार कमजोरी होते हुए भी स्थिति कहीं बेहतर थी। ये सुधार उसके शरीर की प्राकृतिक रिकवरी से ज्यादा उस औषधि की वजह से लग रहा था जो उसने ब्लू स्टार लौटने से पहले पी थी। वो टॉनिक शायद उम्मीद से ज्यादा असरदार था। आर्यन को महसूस हुआ कि अगर उसी स्तर की 1-2 खुराक और मिल जाए तो उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो सकता है। ये सोचते हुए उसने कंबल हटाया और धीरे धीरे बिस्तर से उठकर बैठ गया। इस बार वो सिर्फ कमरे में पड़े रहने का इरादा नहीं रखता था। पिछली बार उसकी पूरी जानकारी आजी से सुनी बातों तक सीमित थी, लेकिन अब वो इस अजीब सी दुनिया, महान यान साम्राज्य को खुद देखना चाहता था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। आर्यन पल भर के लिए ठिठक गया। सामने आजी खड़ी थी और उसके चेहरे पर भी वही हैरानी साफ झलक रही थी। कुछ क्षण बाद आजी ने धीमी आवाज में कहा, युवा स्वामी, आप जाग गए। आर्यन का भाव थोड़ा अजीब हो गया। तुम हर बार ठीक उसी समय कैसे आ जाती हो जब मैं जागता हूं? आजी ने पलकें झपकाई और बिल्कुल सहज स्वर में बोली, क्योंकि मैं हर 15 मिनट में आपकी स्थिति देखने आती हूं। 15 मिनट? तभी तो वो हर बार इतनी जल्दी दिखाई दे जाती थी। आर्यन की आंखों में हल्की गर्माहट उतर आई। भले ही इस दुनिया में सेविका का अपने स्वामी की सेवा करना सामान्य बात हो, लेकिन उसे ये देखभाल असली लग रही थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा और कमरे से बाहर निकलकर आंगन की ओर देखने लगा। कमरे के बाहर एक विशाल उद्यान फैला हुआ था। संगमरमर की ऊंची दीवारें, पुराने शाही अंदाज की इमारतें और अजीब सी मगर खूबसूरत वनस्पतियां, सब कुछ ब्लू स्टार से बिल्कुल अलग था। फूलों के बीच कई छोटे और कमजोर पालतू जीव खेल रहे थे। आर्यन की साधारण सी धन्यवाद पर आजी कुछ पल तक प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि आर्यन पहले ही बाहर आ चुका है। युवा स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? बस आंगन देख रहा हूं। आर्यन ने हाथ से इशारा किया, फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, वो औषधि के बारे में? एक क्षण रुकिए युवा स्वामी, मैं अभी औषधि तैयार कर लाती हूँ। और मुझे युवा स्वामी कहने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम लेकर बुला सकती हो। जी युवा स्वामी। उधर सिंह परिवार के अतिथि कक्ष में राजेंद्र सिंह सामने बैठे प्रतिष्ठित अधेड़ व्यक्ति की ओर चाय का प्याला बढ़ाते हुए बोले, अध्यक्ष महोदय, इस अवसर के लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसे ही मेरा पुत्र पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने गार्जियन बीस्ट से अनुबंध करेगा,
वो आधिकारिक रूप से बीस्ट टेमिंग यूनियन के अधीन आ जाएगा। सामने बैठे व्यक्ति की युनहान हल्के से मुस्कुराए और प्याला उठाया। आप बहुत विनम्र हैं सिंह साहब। आजकल बीस्ट टेमर बनने वाले युवाओं की संख्या लगातार घट रही है। आपके पुत्र के बारे में मैंने काफी सुना है। मार्शल आर्ट परिवार से होने के बावजूद बीस्ट टेमिंग को चुनना ये अपने आप में दुर्लभ बात है। यूनियन को ऐसे युवाओं का समर्थन करना ही चाहिए। राजेंद्र सिंह कुछ और कहने ही वाले थे कि बाहर से हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उन्होंने भौहें सिकोड़ी, लेकिन दरवाजे पर खड़ी व्यक्ति को देखकर उनका भाव नरम पड़ गया। वो आजी थी। क्या बात है? स्वामी, युवा स्वामी जाग गए हैं। मैं उनकी औषधि बनाने जा रही हूँ, इसलिए आपको सूचना देने आई थी। राजेंद्र सिंह का चेहरा खिल उठा। ठीक है, औषधि बना दो, मैं थोड़ी देर में उनसे मिलने आऊंगा। जी। आजी के जाते ही राजेंद्र सिंह ने गला साफ किया। युनहान भाई, वो दस्तावेजों का मामला? कब संबोधन अध्यक्ष महोदय से युनहान भाई में बदल गया, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। छोटी सी बात है कि युनहान मुस्कुराए और अपने वस्त्रों से काले रत्न जड़ा एक अंगूठी निकालकर आगे बढ़ाई। आपका पत्र मिलते ही सब तैयार करवा दिया था। सब इसी स्पेस रिंग में है और ये अंगूठी, इसे आपके पुत्र के लिए भेंट समझिए। राजेंद्र सिंह ने गंभीर नजर से अंगूठी को देखा, फिर उसे स्वीकार कर लिया। तो फिर मैं ये उपहार अपने पुत्र की ओर से स्वीकार करता हूँ। स्पेस रिंग कोई सामान्य वस्तु नहीं थी। इसके निर्माण के लिए कम से कम चौथे स्तर के स्पेस टाइप बीस्ट की शक्ति चाहिए थी, और ऐसे बीस्ट अक्सर सम्राट स्तर की प्रजातियों से आते थे। इस उपहार के पीछे का संकेत साफ था। भविष्य में सिंह परिवार और बीस्ट टेमिंग यूनियन के बीच गहरा सहयोग, और राजेंद्र सिंह को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अब चैप्टर 5 भाग 2। आर्यन सिंह जब आगे बढ़ा तो बाग के पथरीले रास्ते पर हल्की धूप बिखरी हुई थी और फूलों के बीच खेलते छोटे छोटे दैवीय पालतू हवा में चमकती रेखाएं बनाते घूम रहे थे। उसने एक नरम से दिखाई देने वाले प्रकाशपुंज जीव की गोल देह को छुआ और उसके प्लप जैसे हल्के सुर को सुनकर मुस्कुराए बिना न रह सका। शुरुआत में उसे लगा था कि यह सुंदर बाग सिंह परिवार ने बनाया होगा, पर जब आजी दवा लेकर आई और बातचीत के दौरान उसने जिक्र किया, तभी पता चला कि ये पूरा बाग उसके ही पुराने स्वरूप द्वारा बनाया गया था। छोटे छोटे निम्न स्तर के पालतू, तरह तरह के फूल, कोनों में खेलते चमकीले कीट, सब उसके पुराने स्वयं की पसंद थी। ये जानकर आर्यन कुछ पल निराश सा खड़ा रहा। एक ऐसी जीवन शैली जो उसे कभी नहीं मिली थी, उसके इस रूप ने कभी जी ली थी। शायद इसलिए उसके और उसके पिता राजेंद्र सिंह के बीच इतने टकराव हुए थे। उसकी पुरानी स्मृतियां तो नहीं थी, पर इतना साफ महसूस हो रहा था कि यह स्थान उस आर्यन के लिए कितना प्रिय रहा होगा। ब्लू स्टार पर इस तरह का बाग रखना असंभव था। वहां एलियन बीस्ट बैन लागू था और साधारण से दिखने वाले प्रकाशपुंज जीव जैसे छोटे पालतू भी अनुबंध रहित रखने पर सख्त मनाही थी, जबकि यहां वे सिर्फ खिलौनों और पालतुओं की तरह थे जिन्हें लोग खरीदकर बागों में रखते थे। यह अंतर इतना अजीब था कि आर्यन हंस पड़ा। कुछ जगहों पर लोग एक छोटी सी प्रजाति खरीदने के लिए जान लगा देते हैं और कहीं वही प्रजाति बच्चों के खेलने की चीज बन जाती है। उसके पास आकर एक बिजली सी चमकती सुनहरी लोमड़ी उसकी टांग से रगड़कर खुशी दिखा रही थी। उस लोमड़ी की चमकदार फर, चेहरा और शरीर पर बनी बिजली की रेखाएं, ब्लू स्टार पर ऐसी प्रजाति देखने के लिए लोग मारामारी कर देते, लेकिन यहाँ वो एक साधारण पालतू थी। तभी बाग के प्रवेश द्वार पर खड़े एक व्यक्ति ने बहुत देर से बिना कुछ कहे उसकी ओर देख रहे थे राजेंद्र सिंह। जैसे ही उनकी नजरें मिली, आर्यन सीधा खड़ा हो गया। पिताजी। उसके स्वरों में झिझक नहीं, बल्कि एक अपनापन था जो उसके पुराने जीवन में कभी न था। आसपास खेल रहे छोटे पालतू राजेंद्र सिंह को देखते ही शर्माकर दूर हट गए। शायद वे उन समयों को पहचानते थे जब उन्होंने आर्यन को यहाँ डांट लगाई थी, और उन डांटों का असर इन संवेदनशील जीवों पर भी पड़ा था। राजेंद्र सिंह ने नरम स्वर में पूछा, कैसा लग रहा है? उनकी दृष्टि में चिंता थी, लेकिन उसमें वो कठोरता नहीं थी जिसका जिक्र आजी ने किया था। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैं लगभग ठीक हूं, अभी अभी दवा ली है, शायद एक और नींद पूरी हो जाए तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। राजेंद्र सिंह ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, अच्छा है, अब बताओ तुमने सोचा क्या, किस प्रकार का पालतू अनुबंध करोगे? हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम एक प्रारंभिक सम्राट स्तर की प्रजाति तक ला सकते हैं। अगर तुम चाहो तो ऐसी प्रजाति चुनो जिनमें आगे सम्राट से भी ऊपर विकास की संभावना हो। आगे का खर्च कठिन होगा, लेकिन वो एक पल रुके और दांत भींचते हुए बोले, हम रास्ता निकाल लेंगे। आर्यन चुप खड़ा रहा। उसकी नजरें गीचे थी, पर मन तेजी से सोच रहा था। ब्लू स्टार के नियम उसे अच्छी तरह याद थे।
पहला अनुबंध सार्वजनिक होता है, वही उसकी असली पहचान बसती है। किसी भी तरह की मनाही वाली प्रजाति का पहला अनुबंध उसे खतरे में डाल देगा। इसलिए पहला बीस्ट वही होना चाहिए जो दोनों दुनियाओं में सामान्य और वैध हो। लेकिन ये बात वो अपने पिता से कह नहीं सकता था। उसने बस धीरे से कहा, अभी तय नहीं कर पाया हूं। राजेंद्र सिंह ने उसकी हिचक को दूसरे अर्थ में लिया और हल्के गर्व और स्नेह से मुस्कुराए। ठीक है, तुम्हारी यादें गई हैं तो बीस्ट की जानकारी भी धुंधली होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ सामग्री लेकर आया हूं, बीस्ट टेमर से जुड़ी तमाम जानकारी। इन्हें पढ़कर समझो, फिर निर्णय करना आसान होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी चोगे की जेब से एक काला रत्न जड़ा सफेद धातु का छल्ला निकाला और उसे आर्यन के हाथ में रखते हुए बोले, इसे स्पेस रिंग कहते हैं। विशेष स्थान शक्ति वाले दैवीय जीवों की क्षमता से बनाई जाती है। इसमें तुम्हारे लिए रखा सारा सामान है। इसे प्रयोग करने की कोशिश करो। आर्यन ने कभी ऐसा सामान ब्लू स्टार पर नहीं देखा था। मन से संपर्क करते ही स्पेस रिंग के भीतर का छोटा सा संसार उसकी चेतना से जुड़ गया। करीब 10 घन मीटर की जगह और उसमें रखी ढेर सारी अध्ययन फाइलें। उसने हल्का सा विचार किया और एक फाइल उसके हाथ में प्रकट हो गई, फिर हल्के विचार में वापस भी चली गई। ये तकनीक उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। राजेंद्र सिंह ने उसके चेहरे पर चमक देखी और संतोष से बोले, अच्छा है, मैं चलता हूं, आराम करना। आर्यन ने सहजता से कहा, धन्यवाद पिताजी। ये कहते हुए उसे पहली बार लगा कि ये शब्द वो मन से बोल रहा है। राजेंद्र सिंह हल्के से हाथ हिलाकर चले गए, पर भीतर ही भीतर उनका हृदय गर्व और प्रसन्नता से भर गया था। आर्यन के धन्यवाद में जो भाव था, उससे उनके कदम हल्के हो गए थे। उनके जाते ही छोटे छोटे पालतू फिर लौट आए और आर्यन के पास बैठकर उसे घेर लिया। वो घास पर बैठ गया, स्पेस रिंग से प्रजाति सूची वाली फाइल निकाली और पन्ने पलटते हुए पढ़ने लगा। उसकी योजना साफ थी। अगर उसे दूसरी दुनिया से कोई उच्चतम स्तर का बीस्ट वापस लाना हुआ तो वो तभी करेगा जब पहला अनुबंध सुरक्षित हो जाए। पहला बीस्ट वही चाहिए था जो ब्लू स्टार पर भी स्वीकार्य हो, और वो था हिमरेखा। उसके दिल में आशा जाग उठी और उसने तुरंत हिमरेखा के विकसित रूप का विवरण खोजना शुरू किया। कुछ ही पल में वो पन्ना सामने था और उसे पढ़ते ही उसके मुंह से अनायास शब्द निकले, ये तो अद्भुत है। हिमरेखा का विकसित रूप, हिम स्वप्न छाया, निम्न सम्राट स्तर, मानसिक और बर्फीली शक्तियों का संयोजन, शत्रु के विचारों को जमाने वाली क्षमता और स्वप्न जाल में बांधने वाला जन्मजात कौशल। आर्यन की आंखें चमक उठी। उसका भविष्य जो अभी तक उलझा हुआ था, अचानक एक स्पष्ट उजली राह में बदल गया। चैप्टर 6 भाग 1। आर्यन सिंह ने हिमरेखा के बारे में मौजूद जानकारी को 3 बार ध्यान से पढ़ लिया, फिर भी उसका मन अविश्वास से भरा रहा। अगर दस्तावेज में विस्तृत रेखा चित्र न होते तो वो शायद मान ही लेता कि वो किसी और प्रजाति का विवरण पढ़ रहा है, हिमरेखा का नहीं। उसे अचानक ये भी समझ आ गया कि उसके पूर्ववर्ती यानी इस दुनिया के पहले वाले आर्यन ने बाग में इतनी प्यारी प्यारी निम्न स्तरीय प्रजातियां खरीदी थीं, पर हिमरेखा को कभी नहीं खरीदा। कारण अब बिल्कुल साफ था, वो इतनी कम जेब खर्च में हिमरेखा का खर्च ही नहीं उठा सकता था। हिमरेखा के बारे में सच तो ये था कि ये प्रजाति भले ही देखने में एक उच्च समूह की साधारण सुंदर बर्फीली बिल्ली लगे, उसकी असली कीमत उसके विकास मार्ग में छिपी थी। आर्यन ने दस्तावेज के पन्ने पलटे और फिर उसकी नजर उसी पंक्ति पर टिक गई। हिमरेखा का विकसित रूप, हिम स्वप्न छाया, प्रजाति रैंक निम्न सम्राट श्रेणी, गुण बर्फ तथा मनोवैज्ञानिक, वर्णन हिम स्वप्न छाया अपनी मुख्य कला विचार निश्शब्द तूफान से शत्रु के विचारों को ठंड में जमा सकती है, और जन्मजात कौशल स्वप्निम हिम क्षेत्र से विरोधी को अनंत स्वप्न में फंसा सकती है। ये संसार की सबसे अप्रत्याशित शिकारी प्रजातियों में से एक मानी जाती है। आर्यन के शरीर में रोमांच की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि ब्लू स्टार पर किसी भी शोधकर्ता ने कभी ऐसी प्रजाति विकास प्रणाली नहीं देखी थी जिसमें एक उच्च समूह प्रजाति सीधे सम्राट श्रेणी में छलांग लगा सके। ब्लू स्टार के नियमों के अनुसार विकास हमेशा चरणबद्ध होता है। पहले नेतृत्व श्रेणी, फिर अनेक रूपांतरणों के बाद कहीं जाकर सम्राट श्रेणी तक पहुंचते हैं। किसी वैज्ञानिक ने तो ये तक लिख दिया था कि सीधे बड़ी श्रेणी का विकास असंभव है। आज उसके सामने खड़े इस दस्तावेज ने उस वैज्ञानिक की बात पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। आर्यन को पहले बस इतना ही आशा थी कि हिमरेखा अगर निम्न नेता श्रेणी तक पहुंच पाए तो उसका जीवन बन जाएगा, क्योंकि फिर वो भविष्य में सम्राट श्रेणी तक भी मार्ग खोज सकता था। पर यहां तो विकास मार्ग ने पूरी दुनिया उलट दी, सीधे सम्राट श्रेणी तक पहुंचने की क्षमता। इसका अर्थ था कि हिमरेखा का भविष्य केवल चमकदार नहीं था, बल्कि विस्फोटक था। और इसका मतलब एक और चीज था, आर्यन के हाथ अब एक ऐसे पालतू का चयन करने का अवसर था जो भविष्य में सम्राट स्तर दैव्य दैत्य बन सकता था।
ब्लू स्टार पर ऐसी प्रजाति रखने का मतलब था कि आर्यन बिना प्रयास के एक एपिक बीस्ट टेमर बनने की राह पर चल पड़े। ये सोचकर उसका दिल धड़क उठा। उसने भीतर उमड़ रहे उत्साह को दबाया और अगला पृष्ठ खोला। हिमरेखा को विकसित करने की विधि। विकास किसी चमत्कार जैसा नहीं होता। दोनों संसारों, ब्लू स्टार और इस दिव्य मार्शल संसार में विकास के दो ही स्तंभ थे, विकास कला यानी एवोल्यूशन स्किल और विकास संसाधन यानी एवोल्यूशन रिसोर्स। आर्यन ने ये बात पहले भी अपनी कक्षाओं में पढ़ी थी। विकास कौशल वो उत्प्रेरक है जो किसी नई विशेषता या तत्व को पालतू के शरीर में आत्मसात करा सकता है, जबकि विकास संसाधन वो सामग्री है जो उस नए रूपांतरण को वास्तविक रूप देती है। हिमरेखा की सूची में विकास संसाधन अत्यधिक दुर्लभ नहीं थे। सबसे ऊंचा दर्जा केवल 6ठे स्तर का था, जो सम्राट स्तर प्रजातियों के बराबर था। ये निश्चित ही उसके सामर्थ्य से बाहर था, पर भविष्य में शायद संभव। उसे इस घर से मदद लेने का मन नहीं था। सिंह परिवार अमीर था, पर ऐसे संसाधन खरीदना किसी परोपकार जैसा नहीं, बल्कि बड़े आघात जैसा होता। वो किसी भी हाल में अपने नए परिवार को बोझ नहीं बनना चाहता था। वो ये सब अपने दम पर करना चाहता था। संसाधनों की बात बाद में हो सकती है, पर असली समस्या दूसरी थी, विकास कला। हिमरेखा के विकास के लिए दस्तावेज में जिस कौशल का उल्लेख था, उसका नाम था गहन निद्रा स्वप्न, डीप स्लीप एंड ड्रीम। एक दुर्लभ मानसिक स्वरूप की शिक्षण आधारित विकास कला, जो बिना मानसिक गुण वाले पालतू को भी विशेष संसाधनों के माध्यम से मानसिक गुण प्रदान कर सकती है। ये अद्भुत था। ये कौशल एक पुल की तरह था, जो हिमरेखा के वर्तमान रूप और उसके भविष्य के मानसिक स्वभाव वाले सम्राट रूप के बीच रास्ता बनाता था। आर्यन ने सारी व्याख्या पढ़ी। ये कला पालतू को अपनी ही स्वप्न दुनिया में प्रवेश करने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता देती है। स्वप्न हर जीव देखता है, इसलिए ये कौशल किसी भी पालतू पर लागू हो सकता है। समस्या केवल एक थी, ब्लू स्टार पर यह कौशल था ही नहीं। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। ब्लू स्टार पर मानसिक आधारित शोध हमेशा असफल रहे थे, क्योंकि वहां की वैज्ञानिक सोच मन को मापने योग्य तत्व मानती ही नहीं थी। इसलिए मानसिक विकास से जुड़े कौशल लगभग नामुमकिन थे। उसने गहरी सांस ली। तो जब हिमरेखा विकसित होगी और लोग उसका रूप देखेंगे, तब मैं ब्लू स्टार वालों को क्या कहूंगा? एक पल वो चुप रहा, फिर धीरे से हंसा। चलो, जब वक्त आएगा तब संभाल लेंगे। अभी भविष्य की चिंता करने से क्या फायदा? चाहे कितना भी भ्रम हो, एक बात बिल्कुल साफ थी, हिमरेखा का विकसित रूप वास्तविक था, और यह भविष्य आर्यन के लिए चमत्कार से कम नहीं था। इस एक खोज ने उसकी पूरी रणनीति बदल दी थी। अब वो वापस जाकर हिमरेखा यानी QQ के साथ तुरंत अनुबंध करेगा। ये उसका पहला कदम था, और शायद उसकी नियति में लिखा सबसे महत्वपूर्ण कदम।